नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो पिछली क्लास है उसमें अपना जो पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो कंप्लीट होता है। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत के साथ ही आज अपन आ जाएंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर, या अपन ये बोल सकते हैं कि जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी अपन बात करेंगे। तो आज का टॉपिक भी अपना यही रहेगा, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के। आज अपना जो टॉपिक है वो है महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आज अपना टॉपिक रहेगा। अब देखो, इससे पहले अपन ने बात किसकी की थी? अपन ने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसकी बात की थी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी। और साथ ही अपन ने यह भी देखा था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। अब क्यों बाहर है इसकी चर्चा अपन ने की थी, क्योंकि भूगोल शुरू कहां से होती है? भूगोल शुरू होती है प्रथम श्रेणी के उच्चावच से। प्रथम श्रेणी के उच्चावच से। और प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से थे उसमें अपन ने देखा था, एक तो है कॉन्टिनेंट महाद्वीप और दूसरे कौन से हैं? महासागर। क्लियर है? उसके बाद में महाद्वीप और महासागरों के ऊपर जो स्थलाकृतियां स्थित होती हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में शामिल होते हैं। उसके बाद में यहां तक बात होती है अंतर्जात बलों की, क्योंकि इन प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच दोनों का ही निर्माण अंतर्जात बलों की वजह से होता है। उसके बाद में होता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं दोस्तों, वो है बहिर्जात शक्तियों का परिणाम। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी बाहरी प्रक्रम काम कर रहे हैं, चाहे वो नदी प्रक्रम हो, चाहे वो पवन प्रक्रम हो, चाहे हिमानी प्रक्रम हो, चाहे परिहिमानी प्रक्रम हो, चाहे सागरीय तरंगों का प्रक्रम हो, इनके द्वारा जो भी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं ये सारी की सारी शक्तियां बहिर्जात शक्तियों का परिणाम है, निक्षेप और अपरेदन का परिणाम है। तो इनको अपन पढ़ेंगे बाहरी शक्तियों में। तो अपन ने यह भी देखा था कि जियोमॉर्फोलॉजी मोटे तौर पर दो खंडों में विभक्त है। एक तो वह भाग जो अंतर्जात जलों के प्रभाव में रहता है और दूसरा वह भाग जो बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव में रहता है। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है और जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, ये दोनों के दोनों अंतर्जात बलों से प्रभावित होते हैं। और ये अंतर्जात जो बल होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? अंतर्जात बल होते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना से। इस वजह से प्रथम श्रेणी के उच्चावच के ऊपर आने से पहले इनका जो निर्माण हुआ है, जो अंतर्जात बलों की वजह से ये प्रभावित हुए हैं, उसको अपन को जानना जरूरी था। तो उसी के परिणाम स्वरूप अपन ने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी अपन ने बात की थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित। तो पहला तो एक यहां यही निकल करके आ जाता है, एक चीज यही निकल करके आ जाती है कि महाद्वीप और महासागर हैं, ये कौन से श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले तो अपन किसकी बात करेंगे कि महाद्वीप और महासागर हैं, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्यों हैं?
क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है पृथ्वी पर। या अपन ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी बनी ही महाद्वीप और महासागरों से है। किसी भी तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं। मेनली अपने को यहां जानना यह है कि जो महाद्वीप है और जो महासागर हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। फिर आती है कि इनके निर्माण को लेकर के, तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के निर्माण को लेकर के अभी तक दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत संकुचन के ऊपर आधारित है और दूसरा जो सिद्धांत है वो विस्थापन के ऊपर आधारित है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को लेकर के विद्वानों के दो वर्ग हैं। पूरे के पूरे इनके सिद्धांतों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट रहेगा संकुचन के ऊपर आधारित सिद्धांतों का और दूसरा पार्ट रहेगा विस्थापन के ऊपर आधारित सिद्धांतों का। अगर संकुचन के आधार वर्ग की बात की जाए तो इन विद्वानों का यह मानना है कि पृथ्वी में कहीं कोई प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ है। महाद्वीप और महासागर अपनी जगह स्थिर थे और इनमें कई परिकल्पनाएं दी गई, कई सिद्धांतों के द्वारा थ्योरी दी गई, जैसे लॉर्ड केल्विन का मत, लेपवर्थ लव का मत, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स और सोलास की परिकल्पना, जेफ्रीज की परिकल्पना। ये सारा का सारा जो वर्ग है ये विश्वास करता है संकुचन पर, ये विश्वास करता है अस्थायित्व में, ये विस्थापन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को देखा जाए या वर्तमान समय में जो लेटेस्ट थ्योरी जो आई है पृथ्वी और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें यह साबित हो गया है कि महाद्वीप और महासागर कभी अस्थायी तो नहीं रहे हैं। तो जितनी भी संकुचन के ऊपर आधारित सिद्धांत थे वो वर्तमान समय में सिरे से खारिज हो गए और उनके बाद में सिद्धांत निकल करके आए विस्थापन से संबंधित। अब विस्थापन से संबंधित जो वर्ग है वो एक तो जाहिर सी बात है संकुचन में तो वो विश्वास ही नहीं करेगा। उसने ये कहा है या उस तबके ने ये कहा है कि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है और आज भी जारी है। खैर ये दो एक अलग अलग सेपरेट बातें होती हैं संकुचन और विस्थापन को लेकर के। लेकिन अगर वर्तमान समय में भी ये देखा जाए कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के निर्माण को लेकर के क्या सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, उसका आंसर आएगा नहीं। आज भी जितने भी सिद्धांत आए हैं या आज तक या प्लेट टेक्टोनी तक जितने भी थ्योरी आई हैं वो अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन अपने को इस चीज को नहीं जानना है कि उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। अपने को यह जानना है कि किस विद्वान ने क्या कहा है, कौन सा सिद्धांत दिया है और उसके क्या क्या तथ्य हैं, वो अपने को याद करना है। क्योंकि अपना जो मेन एम है वो एग्जाम का है, ना कि रिसर्च का है। तो अपने को तो जिसने जो भी कहा है उसको अपने को पढ़ना है, वो सही है या गलत है ये अपन डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अगर इनकी उत्पत्ति को लेकर के बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित दो वर्गों के सिद्धांत दिए गए हैं। दो वर्गों के सिद्धांत दिए गए हैं। अब ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है दोस्तों संकुचन पर आधारित, संकुचन पर आधारित सिद्धांत।
अब यहां अपन ये भी देख लेते हैं कि संकुचन पर आधारित जो भी सिद्धांत है वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि महाद्वीप और महासागर क्या है, अस्थाई है। महाद्वीप और महासागर क्या है दोस्तों, अस्थाई है। इनका मेन जो मोरल या मेन जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो संकुचन सिद्धांत के ऊपर यही आता है कि महाद्वीप और महासागरों में किसी प्रकार का कोई प्रवाह नहीं हुआ है, ये अस्थाई हैं। अगर इनमें सिद्धांतों की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत है लॉर्ड केल्विन का मत। केल्विन की परिकल्पना, लॉर्ड केल्विन की परिकल्पना। दूसरा है लेफवर्थ लव की परिकल्पना। फिर है चतुष्फलक परिकल्पना, और ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी दोस्तों लोथियन ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, लोथियन ग्रीन के द्वारा। अब इस परिकल्पना में ग्रेगरी महोदय ने संशोधन किया था। इस परिकल्पना में जो ग्रेगरी थे उसने क्या किया था, उसने किया था संशोधन। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेगरी महोदय का सिद्धांत क्या है, खैर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो कौन सा सिद्धांत है, ग्रेगरी महोदय का भी चतुष्फलक सिद्धांत है। उसके बाद में जेम्स जीन्स व सोलास की परिकल्पना, सोलास की परिकल्पना। और उसके बाद में जेफरीज की परिकल्पना। क्लियर है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के दो वर्गों द्वारा सिद्धांत दिए गए थे। पहला जो वर्ग है वो संकुचन के ऊपर आधारित है। संकुचन पर आधारित जो विद्वान है या उन विद्वानों का जो वर्ग है वो क्या मानता है कि जो महाद्वीप और महासागर हैं उनका जो निर्माण है वो अस्थायित्व के आधार पर हुआ है। मतलब उनमें किसी भी तरीके का क्या नहीं हुआ है, विस्थापन नहीं हुआ है, अपनी जगह फिक्स है वो। ये संकुचन के ऊपर आधारित वर्ग का मानना है। अगर संकुचन पर आधारित वर्गों या सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड केल्विन के द्वारा। अब इसमें क्या क्या कहा गया था, इन सिद्धांतों में किन किन चीजों को आधार बनाया गया था, उनकी बात करेंगे। ज्यादा डिटेल से अपन यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं वो 1912 से शुरू होते हैं। 1912 का मतलब है वेगनर से बनना शुरू होता है। बाकी यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो सीधा सीधा इतना ही पूछ लेगा कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया गया था, या निम्न में से कौन संकुचन पर आधारित विद्वान है या कौन नहीं है, या पृथ्वी के संकुचन में विश्वास करने वाले विद्वान निम्न में से है या नहीं है। इस टाइप का यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर भी अपन थोड़ा बहुत इनमें देखेंगे कि क्या क्या इनमें चीजें हैं। जैसे लॉर्ड केल्विन क्या कहते हैं, लेफवर्थ लव क्या है, चतुष्फलक की परिकल्पना जो एक ऐसा संकुचन के सिद्धांत है जो वर्तमान सिनेरियो से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद में जेम्स जीन्स की परिकल्पना अपन पढ़ ही चुके थे, जो जवारीय परिकल्पना थी, और उसी जवारीय परिकल्पना को ही आगे बढ़ा करके
महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का भी प्रयास किया गया। तो एज इट इज ये वही सिद्धांत है जो अपन जवारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की पढ़ चुके थे। उसके बाद में जेफरीज का भी वही सिद्धांत है जो अपन पहले पढ़ चुके थे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? सबसे पहले 1620 में फ्रांसीसी बेकन ने महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी चीजों को दुनिया के सामने रखा। उसके बाद में बफन आते हैं 1730 में। उसके बाद में ओंटेनियो स्नाइडर आते हैं 1858 में। उसके बाद में टेलर आते हैं और टेलर आते हैं 1908 में। और टेलर की थ्योरी से महाद्वीपों के विस्थापन को लेकर के लोगों में क्यूरोसिटी क्रिएट हुई, क्योंकि ओंटेनियो स्नाइडर तक तो किसी प्रकार के सिद्धांत नहीं दिए गए थे। यही बताया गया था मोटा मोटा कि महाद्वीप संकुचित नहीं है, इनमें प्रवाह हो रहा है। और इसके बारे में जो सबसे पहले प्रमाण दिया गया था वो भी ओंटेनियो स्नाइडर के द्वारा दिया गया था। ओंटेनियो स्नाइडर ने यह बताया दोस्तों कि जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप महाद्वीप है, और उसमें जो शीत क्षेत्र हैं, जो शीत जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के कोयले के जमाव मिले हैं। और इसी चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा विस्थापन की ओर, कि ऐसा कोई ना कोई कारण तो रहा है कि ठंडे प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की लकड़ी के कोयले मिल रहे हैं। तो यहां दो प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट हुए। एक तो यह हो सकता है कि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, जो ये बात बताते हैं आगे चलकर के वेगनर महोदय। और दूसरा रीजन ये हो सकता है अगर कटिबंधों का स्थानांतरण नहीं हुआ है तो 100% महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। टेलर के बाद में 1912 में आ जाते हैं वेगनर, और यहां तक वेगनर के सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिलती है महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित विचारों को लेकर के। फिर 1915 में फिर संशोधन करते हैं, 1920 में संशोधन करते हैं, लेकिन 1920 तक भी वेगनर का सिद्धांत दुनिया के सामने उतना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो रीजन ये था कि वेगनर महोदय ने अपना जो सिद्धांत है वो जर्मन भाषा में लिखा। लेकिन 1924 में एक विद्वान आते हैं केपलर, और केपलर की एक पुस्तक आती है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। और केपलर क्या काम करते हैं, वेगनर के सिद्धांत को ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में। और इसी के साथ ही वेगनर का जो महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत है वो पूरी दुनिया में छा गया और वर्तमान समय तक उसका महत्व बना हुआ है। खैर, वेगनर के सिद्धांत के बाद में भी महाद्वीपों के प्रवाह को लेकर के और बहुत सारी चीजें सामने आई, और बहुत सारी थ्योरीज सामने आई, जैसे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, संवहन तरंग सिद्धांत आया ऑथर होम्स का, जिसमें ऑथर होम्स ने यह बताया दोस्तों कि जो प्लेटें हैं, जो महाद्वीपीय जो ठोस भाग है, ये प्रवाहित होते हैं संवहन के कारण। अब ये जो संवहन तरंगें हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं। कैसे चलती हैं वो तो अपन तब बात करेंगे जब आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर सागर नीतल प्रसरण आया, सी स्प्रेडिंग फ्लोर थ्योरी आई, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, सॉरी। और ये थ्योरी दी गई दोस्तों हेरी हेस के द्वारा। फिर इन सब सिद्धांतों को मिलाकर के एक सिद्धांत दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो यहां यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो कोई एक सिद्धांत नहीं है, वो बहुत सारे सिद्धांतों को मिलाकर के दी गई एक थ्योरी है। ठीक वैसे ही जैसे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था मॉडर्न थ्योरी,
मॉडर्न सिद्धांत क्या क्या किया था उसमें? उसमें यही किया था कि जितने भी पहले पृथ्वी की आंतरिक परतों को लेकर के विद्वानों ने क्लासिफिकेशन दिया था, उन सब को एक जगह मर्ज करके और मॉडर्न थ्योरी दे दी। उसमें ना ये बताया गया है कि ये किसके द्वारा दी गई है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे सिद्धांतों को मिला करके दिया गया था। उसमें किन किन को मिलाया था? अपन ने पढ़ा था स्वेस का विभाजन, होम्स का विभाजन, जेफरीज का विभाजन, डेली का विभाजन, और इन सब को मिलाकर के पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक वैसे ही टेलर, वेगनर, संवहन तरंग सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, इन सब को मिलाकर के एक नई मॉडर्न थ्योरी दे दी गई, प्लेट टेक्टोनिक। तो यहां यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे नवीन थ्योरी है, जो सबसे न्यू थ्योरी है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस वजह से अपन ये भी बोल सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अभी तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सबसे सटीक इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह भी 100% या ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी थ्योरी नहीं कहती कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। सिर्फ उन सिद्धांतों को मिलाकर के यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। उम्मीद है कि मेरी पूरे की पूरी इस सिनेरियो को आप समझे होंगे, जो आपके आगे काम आएगी पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अपन अब किसकी बात कर लेते हैं? खैर इसकी अपन अलग चैप्टर में बात करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे प्रवाह संबंधी सिद्धांत। प्रवाह संबंधी सिद्धांत। प्रवाह संबंधी सिद्धांत। अब देखो, संकुचन सिद्धांत के अपोजिट तो है ही है ये सिद्धांत। और सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताया था फ्रांसिस बेकन ने। अभी अपन ने बात की है पूरी। फ्रांसीसी बेकन ने सबसे पहले बताया 1620 में। क्या बताया? कि महाद्वीप अस्थायी नहीं है। बस यही बात बताई थी। लेकिन नाम उसी का ही सबसे बड़ा होता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है। उसके बाद में फ्रांसीसी बेकन के बाद में आए थे बेफन। और बेफन ने अपना सिद्धांत दिया गया था 1730 में। 1730 में। उसके बाद में आए थे एंटोनियो स्नाइडर। और स्नाइडर ने 1858 में अपना सिद्धांत दिया गया था। और एंटोनियो स्नाइडर से ही मेनली महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जन्म माना जाता है, क्योंकि यहां तक सिर्फ यही बात बताई थी कि महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है। और एंटोनियो स्नाइडर ने सबसे पहले क्या बताया? यह बताया कि यूरोपीय शीत क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के कोयले के अवशेष मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में स्नाइडर के बाद में कौन से विद्वान आते हैं दोस्तों? आते हैं टेलर। और टेलर 1907 में एक अपनी क्या देते हैं? थ्योरी देते हैं।
1907 नहीं सॉरी 1908 में। टेलर के बाद में कौन आते हैं? वेगनर, और वेगनर अपनी थ्योरी देते हैं 1912 में, फिर 1915 में संशोधन करते हैं, फिर 1920 में एक और संशोधन करते हैं। लेकिन सिद्धांत की डेट वही मानी जाती है जो सबसे पहले दे दिया गया होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था? 1912 में, ठीक है, 1912 में दिया गया था। बाकी दोनों डेट आए तो ये संशोधन की डेट थी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी कि ये जो बातें लिखी हुई थी वो किस में लिखी हुई थी? जर्मन भाषा में लिखी हुई थी, जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। लेकिन 1924 में एक विद्वान थे स्क्लर, और स्क्लर की एक पुस्तक थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति, और उसमें इस सिद्धांत का किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में क्या किया? अनुवाद किया। यहां तक बात होती है दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन की, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक एक सिद्धांत की। ठीक है, तो यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं उनकी अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि फ्रांसीसी बेकन ने सबसे पहले महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में विचार रखा था। उसके बाद में बेकन आते हैं, फिर स्नाइडर आते हैं, और स्नाइडर ने सबसे पहले एक सिद्धांत के रूप में एक तर्क दिया था कि इस कारण से महाद्वीपों का प्रवाह हुआ था, जबकि इन दोनों ने सिर्फ प्रवाह के बारे में बताया था, किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दिया था। इस वजह से महाद्वीपों के कुछ बुक में आपको मिल जाएगा, महाद्वीपों के प्रवाह के संबंध में सबसे पहले सिद्धांत देने वाले कौन थे? एंटोनियो स्नाइडर थे। उसके बाद में टेलर आते हैं 1908 में, फिर 1912 में वेगनर आते हैं, और वेगनर ने फिर 15 और 20 में अपने सिद्धांत का संशोधन करते हैं, और 1924 में जो स्कलर थे वो इनके सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं, और अनुवाद के साथ ही वेगनर के सिद्धांत को पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त होती है। और वेगनर का सिद्धांत आज वर्तमान समय में भी प्रभावी रूप से काम कर रहा है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर है यहां तक? अब अपन वापस आते हैं अपने चैप्टर की। इनकी अपन अलग अलग बात करेंगे। यहां से अपन शुरू करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे स्नाइडर का, फिर देखेंगे टेलर का, और फिर एक अलग सेपरेट क्लास में देखेंगे वेगनर को। तो अब देखो, अब अपन आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे संकुचन पर आधारित सिद्धांतों की, और संकुचन के ऊपर आधारित सिद्धांतों में सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉर्ड केल्विन के परिकल्पना की, या लॉर्ड केल्विन के मत की। यहां तक क्लियर है क्या भाई? कमेंट कर दो एक बार। यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चीजें समझ में तो आ रही है ना भाई? और आप लोगों का जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं क्लासों को लेकर के, समझाने के तरीके को लेकर के, वही हमारा मेन मोटिवेशन होता है कि उस वजह से ही हम और से और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। दावा तो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपने को ज्योग्राफी आती कितनी है, अपन को तो कुछ नॉलेज है, कुछ पॉइंटों में नॉलेज है, और सीखते हैं।
आप हमसे सीखते हैं, हम हमारे जो सीनियर हैं उनसे सीखते हैं, छोटे लोगों से भी सीखते हैं जो अच्छी बातें बताते हैं। तो कभी कोई ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, चीज़ें हमेशा सीखती हुई चलती रहना चाहिए, और जो हमेशा सीखने का उत्सुक होता है वही अच्छा विद्यार्थी और अच्छा टीचर बनता है। और जिस दिन ये हो गया कि आज मेरे को तो सब कुछ आ गया, उसी दिन चाहे वो स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो पूर्णता है वो विनाश की ओर चालू हो जाती है। कोई भी, जैसे अपन अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब कोई नगर अपने पीक के ऊपर पहुंच जाता है, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से विकसित कर चुका होता है, तो उसका फिर वहाँ से विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही थ्योरी है, ये सबके साथ काम करती है। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे अपने से छोटे हो या बड़े हो, सीखना चाहिए। बस जहाँ भी आपको, एक मूवी है उस पर लिखा हुआ है ना, जहाँ से भी ज्ञान मिले बटोर लेना चाहिए। ठीक है, खैर अपन ऐसी बातों के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, अपन अपने काम के ऊपर विश्वास करते हैं, और इसी वजह से ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देके अपना सीधा सीधा फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई क्लास में हंसी मजाक क्यों नहीं होती है। तो हंसी मजाक की ज़रूरत कहाँ है? अगर आपका हंसी मजाक करने से आपका फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट या यूपीएससी अगर क्रैक होता है, तो फिर तो आप कॉमेडी वीडियो देखिए, अगर उसी से ही क्रैक होता है। यहाँ अपना मोटिव ये है, हमारा पढ़ाना है, आपका पढ़ना है, और हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, और आपकी कोशिश होनी चाहिए हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की। तभी अपना जो मिशन है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थ्योरी की क्लासों में मैं ज़्यादा कमेंट क्या मैं लेता ही नहीं हूँ, देखता रहता हूँ आपकी क्या चीज़ें चल रही हैं। और जो अपन जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो बेशक हम आपके कमेंट लेंगे, आपसे थोड़ी बहुत बात भी करेंगे, लेकिन थ्योरी की क्लासों में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ख़ास तौर से ज्योग्राफी की क्लास में, तो है ना। ठीक है, आ जाओ वापिस से। अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे लॉर्ड केल्विन के मत की। लॉर्ड केल्विन के मत की। देखो दोस्तों, लॉर्ड केल्विन ने क्या बताया है? लॉर्ड केल्विन ने बताया कि अपनी जो पृथ्वी है वो एक तप्त निहारिका से अलग हुई थी। अपनी जो पृथ्वी है वो एक तप्त निहारिका से अलग हुई थी। ये क्या थी? ये थी निहारिका, ये थी निहारिका। और ये निहारिका कैसी थी? तरल थी और उच्च तापमान वाली थी। अब इस निहारिका का मैं जब भी नाम लूं तो ये चीज आप समझ जाना, ये कैसी थी? तप्त थी और उच्च तापमान वाली थी। कैमरा थोड़ा सा साइड में नहीं दिख रहा है ना, करेंगे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इस साइड लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, इस निहारिका से किसका निर्माण होता है? इस निहारिका से निर्माण होता है पृथ्वी का। किसका निर्माण होता है? पृथ्वी का निर्माण होता है। और तो पृथ्वी का निर्माण होता है तो पृथ्वी भी प्रारंभ में कैसी थी? तप्त प्लस उच्च तापमान वाली थी, उच्च तापमान वाली थी। फिर क्या होता है? धीरे धीरे इसमें होता है संकुचन। क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे जो तापमान है दोस्तों उसमें कमी आती है। देखो, थ्योरी आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगी, कहीं से बाहर से रट्टा मारने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी ठंडी होती है, ठंडी होती है। ठीक है, पहला रीजन तो यही है कि जैसे ही निहारिका से पृथ्वी अलग होती है, जब
अलग होती है उस टाइम तो पृथ्वी तप्त और उच्च तापमान वाली थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी ठंडी होती है, और जैसे जैसे ठंडी होती चली जाती है वैसे वैसे इसमें क्या होता है, इसमें संकुचन होता है। इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। और संकुचन होता है तो क्या होगा दोस्तों, संकुचन होता है तो कुछ स्थान तो नीचे धंस जाएंगे और कुछ स्थान ऊपर उठ जाएंगे, कुछ स्थान नीचे धंस जाएंगे और कुछ स्थान ऊपर उठ जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर अपन ने इंट्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ा था पृथ्वी के निर्माण से संबंधित चीज़ों को लेकर के, कि फिर यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से जो जलवाष्प वगैरह है ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलती हैं तो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो बारिश होती है, और ये बारिश कई सालों तक लगातार होती रहती है, और जो स्थान नीचे थे उसमें पानी भर जाता है, और जो स्थान ऊपर थे, जो स्थान ऊपर थे उनमें क्या होता है, वो महाद्वीप बन जाते हैं। तो जो स्थान नीचे थे उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, और जो स्थान ऊपर थे वो क्या बन जाते हैं, महाद्वीप बन जाते हैं। तो ये तो बन गए दोस्तों महासागर, और ये बन गए महाद्वीप। क्लियर है? तो इस हिसाब से लॉर्ड केल्विन के अनुसार महाद्वीप और महासागरों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, यहां से कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, बनेगा तो इतना ही बनेगा कि जो लॉर्ड केल्विन हैं वो संकुचन से आधारित हैं या विस्थापन से आधारित हैं, या इनका सिद्धांत कौन सा था। ठीक है, तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि प्रारंभ में पृथ्वी एक तप्त और उच्च तापमान वाली नीहारिका से अलग होती है, अलग होने के बाद में धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने की वजह से इसमें संकुचन होता है, और संकुचन होता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं, कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो नीचे धंसे भागों में पानी भर जाता है, और पानी भरे भाग महासागर बने, और जो ऊंचे भाग हैं वो महाद्वीप बने। क्लियर है? सेकंड अपन बात करते हैं लेपर्थ लव की परिकल्पना। सेकंड अपन बात करेंगे लेपर्थ और लव की परिकल्पना। लेपर्थ व लव की परिकल्पना। और लेपर्थ लव ने भी क्या बताया, सेम वही चीजें बताई, लेकिन कुछ एक दो चेंजेस बताए, उस भी की अपन बात कर लेते हैं। लेपर्थ और लव ने भी बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी जो है वो तप्त निहारिका से क्या होती है, अलग होती है। तप्त निहारिका से क्या होती है, अलग होती है। और फिर उसमें क्या होता है, इस समय ये भी क्या थी, ये भी तप्त थी और उच्च तापमान वाली थी, ये भी तप्त और उच्च तापमान वाला पिंड था। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसमें होता है संकुचन। और संकुचन होता है क्यों, क्योंकि इसके तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आएगी तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें संकुचन हुआ। और इसमें अगर संकुचन हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, संकुचन होने की वजह से दोस्तों इसमें वलन पड़े। इसमें क्या पड़े, संकुचन होने की वजह से इसमें क्या पड़े, वलन पड़े। अब वलन क्या होते हैं, वलन होते हैं जब पृथ्वी के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं, उस आकृति को अपन क्या बोलते हैं, वलन पड़ना बोलते हैं। खैर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये सिद्धांत यही खारिज हो जाता है कि वलन जो पड़ते हैं वो मात्र
संकुचन से नहीं पड़ सकते। इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर संकुचन होने से इतने विशाल वलन नहीं पड़ सकते कि हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हो जाए और प्रशांत महासागर जैसा महासागर बन जाए। ये संकुचन से संभव नहीं हो सकता। अब वलन क्यों पड़ रहे हैं? ये अपन ने देखा है कि वर्तमान समय में जो प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, जो प्लेटों का संचलन हो रहा है, उसकी वजह से वलन पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान समय में क्या है, ये सिद्धांत पूर्णतया खारिज हो गया। खैर वैसे तो सारे के सारे सिद्धांत ही वर्तमान समय में खारिज हो गए हैं, लेकिन वापिस इस पे आते हैं कि तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने की वजह से पृथ्वी के ऊपर संकुचन पड़ते हैं, और संकुचन से जो भाग ऊपर उठे थे, जिनको अपन ने अपनति कहा है, वो तो बन गए महाद्वीप, वो तो बन गए महाद्वीप। और जो भाग नीचे धसे थे, जो भाग नीचे धसे थे, उनमें पानी भर गया, और पानी भर जाने से वो बन गए महासागर। महासागर क्लियर है यहां तक? सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है केल्विन और लेपर्थ-लव की परिकल्पना में कि दोनों सिद्धांत एक जैसे से ही हैं। केल्विन ने सीधा सीधा बता दिया कि जैसे जैसे पृथ्वी के तापमान में कमी आई, उसमें संकुचन हुआ, और संकुचन होने से कुछ स्थान नीचे धंस गए और कुछ स्थान ऊपर उठ गए। नीचे धसे हुए स्थानों में पानी भरने की वजह से महासागरों का निर्माण हो गया, जबकि जिन भागों में पानी नहीं भरा, जो भाग ऊंचे थे, वो महाद्वीप बन गए। इसके विपरीत लेपर्थ-लव ने क्या कहा? लेपर्थ-लव ने यह कहा दोस्तों कि पृथ्वी वही निहारिका से अलग होती है, ये जैसे ही धीरे धीरे ठंडी होती है तो इसमें वलन पड़ते हैं, और वलन पड़ने से जो स्थान ऊपर उठे हुए थे उनको अपनति कहा गया, और जो स्थान नीचे धसे हुए उनको अभिनति कहा गया। नीचे धसे हुए भागों में पानी भरता है और महासागरों का निर्माण होता है। तो ये किसकी परिकल्पना थी? ये लेपर्थ-लव की परिकल्पना थी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे लोथियन ग्रीन की। नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे? नेक्स्ट अपन बात करेंगे लोथियन ग्रीन के सिद्धांत की। लोथियन ग्रीन। अब लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? चतुष्फलक सिद्धांत था। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि चतुष्फलक सिद्धांत किसका था, या चतुष्फलक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्लियर है? अब देखो, अब लोथियन ग्रीन ने थोड़ा सा यहां अलग बताया है। लोथियन ग्रीन ने यह बताया था कि प्रारंभ में जो पृथ्वी गर्म तप्त थी, ठीक है, तो उस वजह से तरल होने की वजह से पृथ्वी का जो शेप था वो कैसा था? गोल था। यहां अपन एक एक पॉइंट से लिखते हैं। देखो, प्रारंभ में पृथ्वी तप्त व गोल थी। क्या थी? गोल थी। और प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी? तप्त व गोल थी। अब क्या होता है इसमें? धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है, इसमें धीरे धीरे आता है तापमान में कमी। तापमान में कमी, और तापमान में कमी आने की वजह से ये पृथ्वी बदल जाती है चतुष्फलक आकृति में। ये पृथ्वी किस में बदल जाती है? ये पृथ्वी बदल जाती है चतुष्फलक आकृति में। जैसे
किस में बदल जाती है? चतुष्फलक आकृति में बदल जाती है। यही चीज आपको इस सिद्धांत में सबसे मेन ध्यान रखना है कि प्रारंभ में पृथ्वी तप्त और गोल थी, उसमें धीरे धीरे तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने की वजह से ये किस में बदल जाती है? चतुष्फलक में बदल जाती है। और जैसे ही ये पृथ्वी चतुष्फलक में बदलती है, उसके साथ ही महाद्वीप और महासागरों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोथियन ग्रीन ने जो बताया था कि जो किनारे वाले भाग हैं, जो किनारे वाले भाग हैं वो तो महाद्वीप बने, और जो इनके बीच का जो समतल क्षेत्र है उसमें पानी भर जाने की वजह से वो क्या बना? वो महासागर बने। वो क्या बने? वो महासागर बने। तो ये क्या बन गए दोस्तों? ये तो बन गए महासागर, और किनारे वाले भाग क्या बन गए? किनारे वाले भाग बन गए महाद्वीप। अब अगर लोथियन ग्रीन की बात वहां सही हो जाती है, जब इस चतुष्फलक वाली आकृति को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? चतुष्फलक वाले इस आकृति को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसके किनारे पानी में नहीं डूबेंगे, और उसके किनारे पानी में नहीं डूबेंगे तो जो किनारे वाले भाग हैं वो तो महाद्वीप बने, और बाकी भाग जहां जहां पानी भर जाता है वो क्या बन गए? वो महासागर बन गए। और इस हिसाब से बताया, देखो जैसे ये वाला भाग है, ये क्या बना? अमेरिका बना। अमेरिका बना, और अमेरिका में दोनों शामिल हैं इसमें, नॉर्थ प्लस साउथ। जबकि यहां क्या बने? यहां यूरोप व अफ्रीका हुआ, अफ्रीका बने, और यहां एशिया व ऑस्ट्रेलिया बने। हो गए पूरे, या एक रह गया? एक रह गया, तो एक किनारा ये रहा, और ये किनारा क्या बन गया? ये किनारा बन गया दोस्तों अंटार्कटिका। ये क्या बना? ये बना अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के जस्ट पीछे वाला भाग क्या बना? आर्कटिक महासागर। यहां मैं लिख देता हूं, इसके पीछे वाला भाग, पीछे वाला जो फलक है वो आर्कटिक महासागर बना। आर्कटिक महासागर बना। देखो चीजें बहुत सिंपल हैं, आप इसको हवा कर देते हो कि पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप तैयारी करते हो तो ये चीजें पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते हो, और जिस दिन पढ़ने की हिम्मत कर लोगे और बहुत अच्छे से इसको समझोगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी है ना, उसके कॉन्सेप्ट, फैक्ट की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि फैक्ट तो आपकी माइंड कैपेसिटी के ऊपर काम करेगा, बाकी जो फैक्ट है ना वो आपको ऐसे क्लियर करवाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो यकीन मान करके आप कंटिन्यू क्लास लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो सबसे मेन जो कोई टीचर आपसे चाहता है वो यही चाहता है, क्लासों की कंटिन्यूटी। आप क्लासों को बीच में मत मिस कीजिए, फिर आपकी पूरी ज्योग्राफी देखो बहुत आसानी से कवर होती है। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। वर्तमान समय में एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बेस ही आता है, और कॉन्सेप्ट बेस आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आपकी चीज़ें आसान होगी। ठीक है, फैक्ट में तो फिर भी गड़बड़ हो जाते हैं, फैक्ट में तो फिर भी गड़बड़ हो जाएंगे आपके कहीं ना कहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में कभी गड़बड़ नहीं होते हैं। तो आ जाओ, अब देखो सीधा सीधा सा अपन देखो, लोथियन ग्रीन की एक परिकल्पना है, चतुष्फल की परिकल्पना। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है, लोथियन ग्रीन ने क्या बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी? तप्त थी और गोल थी। क्योंकि तप्त थी तो वो
गोलती, धीरे धीरे उसके तापमान में कमी आती है और तापमान में कमी आने की वजह से उसकी जो आकृति है वो चतुष्फलक जैसी हो जाती है। अब कोई भी चतुष्फलक आकृति को आप पानी में डुबाओगे तो उसके किनारे वाले भाग पानी में नहीं डूबेंगे। तो लोथियन ग्रीन ने यह बताया कि किनारे वाले भाग तो महाद्वीप बन गए और बीच वाले भाग महासागर बन गए। और यह भी बताया कि ये जो महासागर बना, ये कौन सा महासागर बना? ये महासागर बना आर्कटिक या अंध महासागर, अंध महासागर। ये कौन सा बना? अमेरिका और एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ये कौन सा बन गया? ये प्रशांत महासागर बन गया। ये अंध, ये प्रशांत, और अंटार्कटिका के पीछे वाला भाग आर्कटिक महासागर, तो ये कौन सा हो गया? ये हिंद महासागर हो गया। ये हिंद महासागर हो गया। तो इस हिसाब से सभी महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन इस सिद्धांत में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई तो कुछ नेगेटिव चीजें भी रही। पॉजिटिव क्या रही? कि लोथियन ग्रीन जब अपना सिद्धांत दिया था तो प्रारंभ में कुछ चीजों को लेकर के चला था, और वो चीजें कौन कौन सी थी? जैसे वो चीजें थी स्थल और जल का वितरण, स्थल व जल का वितरण। दूसरी चीज चली थी महाद्वीप व महासागरों का आकार। महासागरों का आकार। तीसरी चीज थी कि महाद्वीप व महासागर विपरीत आकार। ये चीजें थी। तो इसमें बहुत सारी चीजों में तो लोथियन ग्रीन समझाने में कामयाब रहा। ये कामयाब रहा कि लोथियन ग्रीन ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है तो उसको स्थल भाग बोला जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हुआ? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण उसको जल गोलार्ध कहा गया। और लोथियन ग्रीन ने इसी तरीके से ही समझाया कि उत्तरी भाग में या उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। फिर यह बताया कि महाद्वीप और महासागरों का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, और वो त्रिभुजाकार इसमें आकार दिख भी रहा है। और महाद्वीपों का आधार और महासागरों का आधार एक दूसरे के विपरीत हैं, वो भी दिख रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती हो गई कि महासागरों को लेकर के, महासागरों के आकार को लेकर के। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, या ये देखा जाए तो ये अंध महासागर से लगभग दुगुना है, जबकि यहां आपको सभी महासागर बराबर दिखाई दे रहे हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी रही थी। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो दोष रहा था वो यही रहा था कि अस्तित्व में विश्वास। तो दो सबसे बड़ी कमियां रही, और इस कमियों की वजह से यह सिद्धांत वर्तमान समय में अपनी पहचान खो चुका था। लेकिन फिर भी लोथियन ग्रीन के सिद्धांत में ग्रेगरी महोदय थे, उन्होंने संशोधन किया और संशोधन करके बताया कि महाद्वीपों का आकार किस तरीके का है। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट ग्रेगरी महोदय का सिद्धांत। और ग्रेगरी महोदय ने क्या किया था? ग्रेगरी महोदय ने इसमें संशोधन किया था। ग्रेगरी, अब देखो, ग्रेगरी महोदय ने सबसे पहले लोथियन ग्रीन
लोथियन ग्रीन के सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया और बताया कि इनका आकार त्रिभुजाकार है, जो वर्तमान समय में पूरी तरीके से मेल भी खाता है। अब देखते हैं अपन कि महाद्वीपों का आकार है कैसा। देखो, जैसे अपन यहां से अमेरिका की बात करें, चलो एक अलग स्लाइड पे ही बना लेते हैं, ऐसे बनेगा नहीं पूरा। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है। फिर यहां आ जाता है अपना अब देखो, यहाँ कौन सा महासागर आ जाएगा? यहाँ हिंद महासागर आ जाएगा। यहाँ हिंद महासागर आ जाएगा और हिंद महासागर के यहाँ क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और यहाँ तस्मानिया आ जाएगा। और इधर अपन फिर से उन चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ फिर प्रशांत महासागर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर का। अब देखो, इनको देखने से अपने को क्या लग रहा है? ग्रेगरी महोदय ने बताया कि महाद्वीप और महासागरों का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और इसको अपन देखें तो इनका आकार, जैसे इसको अपन देखें तो इसका आकार कैसा लग रहा है? इसका आकार त्रिभुजाकार लग रहा है। इसका आकार कैसा लग रहा है? इसका आकार त्रिभुजाकार लग रहा है। यहाँ से देखें तो इसका आकार कैसा लग रहा है? इसका आकार त्रिभुजाकार लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी आकार कैसा लग रहा है? त्रिभुजाकार लग रहा है। तो ग्रेगरी महोदय ने यह बताया कि जो महाद्वीप हैं उनकी आकृति त्रिभुजाकार है। और ये भी बताया कि इनका जो शीर्ष है वो दक्षिण की तरफ और आधार जो है वो उत्तर की तरफ। और वर्तमान समय में ये चीज़ महाद्वीपों से मेल खाती है। शीर्ष अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ केप हॉर्न है। यहाँ क्या है? यहाँ कैप हॉर्न है। हॉर्न मतलब सींग, कैप का मतलब भूमि का वह तीखा भाग जो महासागर की तरफ निकला होगा। यहाँ कैप ऑफ गुड होप है। यहाँ कैप ऑफ गुड होप है
और यहाँ तस्मानिया है। तस्मानिया भी इस महाद्वीप का आगे निकला हुआ भाग ही बताया जाता है। तो ग्रेगरी ने यह बताया कि महाद्वीप और महासागरों की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, जबकि अगर इनकी बात की जाए तो इनका क्या होता है, ये उल्टे हैं। ये क्या है, ये उल्टे फैले हुए हैं, ये उल्टे फैले हुए हैं। और ये बताया कि ये जो महासागर हैं ये महाद्वीपों के अपोजिट हैं। इनका जो शीर्ष है वो उत्तर की तरफ है और आधार क्या है, आधार दक्षिण की तरफ है। आप जब मैपिंग की बुक में देखेंगे तो आपको एज इट इज ऐसी ही आकृति दिखाई देगी। तो ये भी बात यहाँ सही हो गई कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के अपोजिट फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गलती कर गए वो गलती ये कर गए कि सभी महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर दिखा दिया, और वहीं इसके सिद्धांत में सबसे बड़ी चूक हो गई। और दूसरी कि जो चतुष्फल की सिद्धांत है वो संकुचन के ऊपर आधारित थी। तो क्या बताया था लोथियन ग्रीन ने कि पृथ्वी जैसे ही धीरे धीरे तापमान की कमी की वजह से ठंडी होती है तो उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार हो जाता है या चतुष्फल की आकार में हो जाता है, जिसमें किनारे वाले भाग महाद्वीप बने, बाकी बीच वाले भाग महासागर बने। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरी की अपन अब बात करते हैं जेम्स जीन्स और सोलास की परिकल्पना की। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट कर दो भाई। नेक्स्ट अपन परिकल्पना की बात करते हैं जेम्स जीन्स की परिकल्पना की। अब जेम्स जीन्स की परिकल्पना क्या है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखो, जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी वो भी किसके ऊपर आधारित थी, संकुचन पे आधारित थी। और जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना थी, जो ज्वारीय परिकल्पना थी, ये ज्वारीय परिकल्पना किससे संबंधित थी, ये दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से ये संबंधित थी। और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ा करके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया गया। तो इसी परिकल्पना को, ज्वारीय परिकल्पना को आगे बढ़ा करके महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया। ग्रहों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया। तो ये थ्योरी तो आपको पता है ही कौन सी है। अब देखो आते हैं इस परिकल्पना के ऊपर। अब देखो जेम्स जीन्स ने क्या बताया दोस्तों, जेम्स जीन्स ने बताया कि प्रारंभ में एक तो क्या था, सूर्य था। इसको अपन एक स्लाइड पे ही लेते हैं भाई, डायग्राम को, है ना। पहले क्या बताया, एक तो क्या था, सूर्य था। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है और चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। प्रारंभ में एक तो सूर्य था और एक था साथी तारा। एक क्या था, एक था साथी तारा। अब समझना देखो कि किसका साथी था, ये सूर्य का साथी तारा था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ दोस्तों, ये जो साथी तारा है ये सूर्य की तरफ आने लगा। ये धीरे धीरे सूर्य की तरफ आने लगा। जैसे ही सूर्य की तरफ ये आने लगा तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ भाग
सूर्य से अपनी ओर खींचा, कुछ भाग सूर्य से अपनी ओर खींचा। जब पहले दूर था तो इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम था तो कुछ पदार्थ को खींचा, लेकिन जैसे ही ये सबसे नजदीक आया तो सूर्य से एक बहुत बड़ा पिंड बाहर की तरफ खींच लिया, एक बहुत बड़ा फिलामेंट बाहर की तरफ खींच लिया। और ये कैसा था? ये सिगार के आकार का था, ये बाहर की तरफ खींच लिया। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ सूर्य से टूट करके अलग हुआ, साथी तारा इतनी देर में आगे बढ़ चुका था। साथी तारा इतनी देर में क्या हो चुका था? आगे बढ़ चुका था। अब जैसे ही ये आगे बढ़ चुका था, देखो यहां दो चीजें होती हैं। जैसे ही ये सूर्य से अलग हुआ तो साथी तारा आगे बढ़ चुका था, और इतना आगे बढ़ चुका था कि अब इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस पे नहीं रहा, इसके ऊपर नहीं रहा। तो अब ये क्या करेगा? ये करेगा सूर्य के ही चारों ओर परिक्रमा। सूर्य के ही चारों ओर ये क्या करने लग गया? ये दोस्तों घूमने लग गया ये पदार्थ। और घूमते घूमते क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ये धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। और ठंडा होकर के ये कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ? ये 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया। 9 टुकड़ों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। यहां मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, आपके ध्यान में रहेगी। ये 9 भागों में विभाजित हुआ। और ये 9 भाग क्या बने? ये 9 भाग बने दोस्तों ग्रह। और इनमें ही एक ग्रह क्या बना? इनमें ही एक ग्रह बना पृथ्वी। इनमें ही एक ग्रह क्या बना? पृथ्वी बना। अब जेम्स जीन्स ने आगे इस साथी तारा का क्या हुआ? कहीं कोई जिक्र नहीं किया, या कहीं यह बताया गया कि यह अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया। अब बात आ जाती है, एक तो 9 ग्रह हो गए और एक सूर्य हो गया। अब सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो लगातार काम कर रही थी, किसके ऊपर? इन 9 ग्रहों के ऊपर। तो इन 9 ग्रहों से कुछ भाग और अलग हुए, और अलग हुए तो उनके चारों ओर चक्कर काटने लग गए, उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से जेम्स जीन्स ने बताया कि पृथ्वी से सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण एक बहुत बड़ा भाग अलग हुआ, और बहुत बड़ा भाग अलग होने की वजह से वो क्या बना? वो चंद्रमा बना। और ये चंद्रमा बाद में क्या करने लग गया? सूर्य के चारों ओर परिकल्पना करने लग गया। और इस हिसाब से पूरी पृथ्वी के ऊपर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ इसी प्रोसेस से। और आगे ये बताया कि बाद में धीरे 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 पृथ्वी क्या हुई? ठंडी होती चली गई। लेकिन फिर सूर्य की आकर्षण शक्ति ने काम किया, और सूर्य की आकर्षण शक्ति ने काम किया तो अब जो पृथ्वी है वो ऊपर से ठोस हो चुकी थी, और ठोस हो चुकी थी तो उससे जो पदार्थ है वो बाहर निकालने में सक्षम नहीं हुई, लेकिन पृथ्वी की आकृति को जरूर बिगाड़ दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां तक तो चीजें क्लियर है, यहां तक तो अपन पढ़ा भी था। फिर क्या आगे बताते हैं? आगे जेफ्रीज क्या बताते हैं? आगे ये बताते हैं कि फिर सूर्य की आकर्षण शक्ति ने काम किया, लेकिन इस समय क्या हुआ? इस समय पृथ्वी का जो बाहरी भाग था वो ठोस हो चुका था। पृथ्वी का जो बाहरी भाग था वो क्या हो चुका था? ठोस हो चुका था। ठोस होने की वजह से ये बाहर तो नहीं निकला इसमें से कुछ पदार्थ, लेकिन इसकी शेप बिगड़ गई, और इसकी शेप बिगड़ करके कैसी हो गई? नाशपति जैसी हो गई। इसकी शेप बिगड़ के कैसी हो गई? नाशपति जैसी हो गई। जबकि पहले ये कैसी थी? ये पहले गोल थी, नाशपति जैसी हो गई। तो जैसे ही इसका आकार बिगड़ा तो इस वाले भागों में जो नीचे भाग दब गए, उस वाले भागों में क्या बन गया? उस वाले भागों में महासागर बन गए,
उस वाले भागों में क्या बन गए, महासागर बन गए, जबकि ये वाला भाग क्या बन गया, महाद्वीप बन गया। ये वाला भाग क्या बन गया, ये वाला भाग महाद्वीप बन गया। लेकिन अब आगे प्रोसेस शुरू होती है कि अब इस हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, इस हिसाब से जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग था, इसमें तो किसकी अधिकता हो गई, जल की अधिकता हो गई। किसकी अधिकता हो गई, जल की अधिकता हो गई। जल की अधिकता हो गई, जबकि इस भाग में किसकी अधिकता हो गई, स्थल भाग की अधिकता हो गई। स्थल भाग की अधिकता होगी। और ये बात वर्तमान समय में सही भी साबित करती है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी भाग में जल भाग की अधिकता है। अब इन दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए केंद्र की तरफ दबाव पड़ा। केंद्र का मतलब यहां है भूमध्य रेखा के ऊपर दबाव पड़ा, और भूमध्य रेखा के ऊपर दबाव पड़ने से फिर पृथ्वी की आकृति चेंज होती है, और इस भाग के ऊपर दबाव पड़ने से ये जो पृथ्वी है ये यहां से तो निकल जाती है थोड़ा उभार लेके, और ध्रुव वाले भाग हो जाते हैं इसके चपटे। तो फिर इसकी आकृति बदलती है, और आकृति कैसी होती है, आकृति इसकी ऐसी होती है कि ध्रुव वाले भाग तो इसके थोड़े से चपटे होते हैं, और ध्रुव वाले भाग तो इसके क्या होते हैं, चपटे होते हैं, और बाकी जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो दबाव पड़ा वो भाग थोड़े से उभार के रूप में बाहर निकल गए। तो यहां एक और चीज क्लियर हो जाती है कि वर्तमान समय में अपन पृथ्वी की आकृति को देखें तो ध्रुवों की तरफ थोड़ी भूमध्य रेखा की तरफ थोड़ी निकली हुई है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों की तरफ चपटी है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो भाग निम्न वाले थे वो तो क्या हुआ, उसमें तो पानी भर गया, और जो उभरे हुए भाग हैं उसमें पानी नहीं भरने की वजह से उभरे हुए भाग तो महाद्वीप रह गए, और जो निम्न भाग थे वो महासागर बन गए। तो इस हिसाब से जेम्स जीन्स ने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। खैर इसकी थ्योरी को देखने से यह लग रहा है कि वर्तमान समय में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, एक बार फिर से अपन इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। देखो, जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी वो जमारीय परिकल्पना थी। जमारीय परिकल्पना वही परिकल्पना है जो अपन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ी थी, और इसी परिकल्पना को आगे किसने बढ़ाया था, सोलास ने बढ़ाया था। इसी परिकल्पना को आगे किसने बढ़ाया था, सोलास ने बढ़ाया, और सोलास ने इस परिकल्पना को आगे बढ़ा करके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। इस वजह से इस परिकल्पना को जेम्स जीन्स और सोलास की परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी ये जो परिकल्पना क्या थी वो देखो, पहले क्या था, एक सूर्य था और एक साथी तारा था। जैसे ही साथी तारा घूमता हुआ ब्रह्मांड में सूर्य के नजदीक आया, तो सूर्य के नजदीक आने से अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक बहुत बड़ा भाग बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ये भाग बाहर निकला, साथी तारा आगे बढ़ गया। साथी तारा इतना आगे बढ़ गया कि अब इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया, और अब यहाँ किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने काम किया, सूर्य की ने काम किया। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये भाग ठंडा होकर के 9 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और 9 ग्रह बन जाते हैं। फिर इसी प्रोसेस से उपग्रह बन जाते हैं। अब क्या बताया, अब आगे बताया कि ये जो पृथ्वी थी ये भी प्रारंभ में कैसी थी, तप्त थी और गोल थी, और इसके ऊपर किसका प्रभाव काम कर रहा था, सूर्य का। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पृथ्वी के
केंद्र से एक बहुत बड़ा भाग बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाला वही क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। और वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या हुआ, उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया और पृथ्वी का उपग्रह का निर्माण हुआ। उसके बाद में सूर्य की फिर आकर्षण शक्ति ने काम किया, लेकिन इस समय तक पृथ्वी का जो बाहरी भाग है वो ठंडा हो चुका था, लेकिन आंतरिक भाग फिर भी द्रवावस्था में था। तो जैसे ही उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने काम किया तो उसकी आकृति बिगड़ गई। आकृति बिगड़ गई और उसकी आकृति कैसी हो गई, नाशपति के रूप में हो गई। ठीक है, अब ये वही देखो, इसी की तरह बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया, और जैसे ही इसकी आकृति बिगड़ी तो ये भाग नीचे धसने की वजह से इसमें जल की अधिकता हो गई, ऊपर वाले में स्थल की अधिकता हो गई। तो एक तरफ जल ज्यादा हो गया, एक तरफ स्थल ज्यादा हो गया, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए केंद्र के ऊपर दबाव डालने लगे। केंद्र मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये दबाव डालने लगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोनों तरफ से दबाव पड़ने के कारण भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो उभार के रूप में बाहर निकल गया, और ये दोनों चपटे हो गए और वर्तमान आकृति को प्राप्त किया। लेकिन यहां सबसे बड़ा दोष यही रहा कि इन चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि ये संकुचन के ऊपर आधारित है, जबकि वर्तमान समय में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे आ चुके हैं जो विस्थापन का समर्थन करते हैं और वो सही होते भी प्रतीत होते हैं। लास्ट थोड़ा सा एक सिद्धांत और बच गया, उसकी और बात कर लेते हैं, जेफ्रीज का सिद्धांत। कोई ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। जेफ्रीज का सिद्धांत। अब जेफ्रीज ने क्या बताया, जेफ्रीज ने इतना ही बताया कि जो पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, प्रारंभ में तप्त और गोल थी। प्रारंभ में कैसी थी, तप्त और गोल थी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सबसे पहले इसका जो बाहरी भाग है वो ठंडा होता है। इसकी जो बाहरी परत है वो क्या हो जाती है, तापमान में ह्रास की वजह से वो ठंडी हो जाती है। और ये बात भी सही है, सबसे पहले जो परत ठंडी होगी वो कौन सी होगी, बाहरी परत ही ठंडी होगी। ठीक है, लेकिन आंतरिक भाग में अभी भी क्या है, पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। तो इस परत ने दोनों के बीच में गैप बन गया। गैप बन गया तो ये जो परत है इसके ऊपर दबाव पड़ने लगा, और दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुछ भाग क्या हुआ, ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। और जो भाग नीचे धंसे उसमें पानी भर गया, और जो भाग ऊपर हुए वो महाद्वीप बन गए, और इस हिसाब से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो ये सारे के सारे सिद्धांत थे दोस्तों संकुचन के ऊपर आधारित। ये सारे के सारे सिद्धांत कौन से थे, संकुचन के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात किसकी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांतों की। और यहाँ से जो क्वेश्चन का अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ से किसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। मेनली अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये होगा कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, या कौन से सिद्धांत संकुचन पर आधारित हैं और कौन से विस्थापन पर आधारित हैं, या कौन से विद्वान संकुचन में विश्वास करते हैं और कौन से विस्थापन में विश्वास करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर बहुत कई बार आया हुआ है। तो इसके अलावा हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, यूजीसी नेट ज्योग्राफी और यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच लाइव चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्लासें पसंद आ रही हैं तो वो जो नंबर है मैं बता रहा हूँ 8094610611 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और
पेड बैच से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सभी एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल चलता है, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल होगा। स्टडी मटेरियल पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम किया जाएगा। पहले आपको सिंपल पीडीएफ भेजी जाएगी और पीडीएफ अगर आपको पसंद आती है तो उसके बाद में आप अपना स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हो। इसके अलावा हम बहुत ही जल्द इनकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत अलग लेवल से करवाई जाएगी। तो जिन स्टूडेंटों को हमारे पेड कोर्सों में जुड़ना है, एक बार इस नंबर के ऊपर ज़रूर संपर्क करें। आज इतनी बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।